पिछले भाग में आपने देखा कि आदित्य दिल्ली में एक काम के सिलसिले में गया, जहां उसकी मुलाकात सानिया से हुई और फिर दोनों ने शादी का फैसला किया। आदित्य अपनी मां को लेकर सानिया के पिता से मिला और फिर उन दोनों की शादी हो गई। सानिया शादी से पहले स्कूल में टीचिंग करती थी और उसने शादी के बाद भी टीचिंग करने की जिद की, जबकि आदित्य चाहता था कि वह घर पर रहकर उसकी मां का अकेलापन बांटे, क्योंकि उसकी मां बीमार रहती थी। लेकिन सानिया ने अपनी बात आदित्य से मनवा ही ली और जॉब करने लगी। एक दिन जब आदित्य घर आया तो उसकी मां बेड से नीचे गिरी हुई बेहोश पड़ी थी। यह देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। अपनी मां को हॉस्पिटल एडमिट करवाया और उसके बाद सानिया जब हॉस्पिटल पहुंची, इस बात को लेकर दोनों में बहुत ज़्यादा कहासुनी हो गई और गुस्से में आदित्य ने सानिया के ऊपर हाथ उठा दिया, जिससे नाराज़ होकर सानिया घर छोड़कर चली गई। जब आदित्य उसे मनाने आया तो सानिया घर पर मौजूद नहीं थी। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। जब अपनी माँ को उसने यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि उसको मनाकर वापस लेकर आओ। लेकिन आदित्य के लिए ये परेशानी की बात थी कि उसे अभी तक यह पता ही नहीं था कि सानिया क्या अपने पिता के घर पहुंची भी है या कहीं और चली गई है। उसकी अपने ससुर प्रताप चौहान से बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब देखिए आगे। सानिया का नंबर लगातार बन जा रहा था। वह पत्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। फिर नज़रें झुकाए उसने अपनी माँ को बताया कि गुस्से में मैंने सानिया पर हाथ उठाया था। माँ बेड पर थी, लेकिन फिर भी कहा कि मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो उठाया क्यों? जाओ उसे मना कर ले आओ। आदित्य हैरान था कि अब वह क्या करे। उसकी तो दिल्ली जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन अब अपनी माँ के ज़ोर देने पर उसे जाना था। लेकिन जाने से पहले वह इस बात का पता लगाना चाहता था कि क्या सानिया दिल्ली पहुंची भी या नहीं। सानिया आखिर डरते डरते उसने अपने ससुर प्रताप चौहान का नंबर मिलाया, उनसे बात की और उनसे पूछा कि सानिया घर पहुंच गई क्या। जिस पर प्रताप चौहान ने कहा कि हाँ पहुंच चुकी है, लेकिन दोबारा मुझे कॉल करने की हिम्मत ना करना। ये कहकर प्रताप चौहान ने भी फ़ोन बंद कर दिया। आदित्य माँ को इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन माँ थी जो बार बार उससे कह रही थी कि जाओ मेरी बेटी को वापस लेकर आओ, वरना मैं इधर हॉस्पिटल में ही रहूँगी, घर नहीं जाऊँगी। आदित्य ने अपने दोस्त से कहा कि वह उसकी माँ का ख्याल रखे और फिर सानिया को वापस लेने दिल्ली के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह यही सोच रहा था कि अगर सानिया वापस आने के लिए तैयार हो गई तो फिर कभी उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन उसके दिल में यह डर था कि क्या प्रताप चौहान सानिया को उसके साथ वापस आने देंगे या नहीं। वह तो पहले ही इस मामले में बहुत कठोर हैं। वह मन ही मन पछता रहा था कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। ट्रेन बीच स्टेशन पर रुकी तो उसने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा। कुछ लोग उतर रहे थे, कुछ जल्दी जल्दी चढ़ रहे थे कि कहीं गाड़ी छूट न जाए। स्टेशन पर भागा दौड़ी मची हुई थी। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर गई। उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला, उसकी उम्र लगभग 75 साल के करीब होगी, वह भुने हुए चने बेच रही थी। कोई उससे वह पैकेट खरीद लेता तो कोई ऐसे ही गुजर जाता, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि वह कितनी बूढ़ी है और इतनी ज़्यादा सर्दी में बाहर बेचारी बैठी है। बुढ़िया को इस हालत में देखकर उससे बहुत तरस आया। उससे रहा नहीं गया और उसने बूढ़ी औरत से बात करने का फ़ैसला किया, इस बात की परवाह किए बिना कि उसकी ट्रेन छूट जाएगी। वह ट्रेन से नीचे उतरा और उस बूढ़ी औरत के पास आया। उसे कहने लगा, माँ जी, चने कैसे दे रही हैं? उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा 15 रुपए का एक पैकेट है। आदित्य ने सारे पैकेट काउंट किए, फिर उस बूढ़ी औरत से पैकेट गिने। फिर उस बूढ़ी औरत से कहा कि ये लीजिए 1500 रुपये, इन पैकेट की कीमत से ज़्यादा है, आप मुझे ये सारे पैकेट दे दें और इसके बाद ये पैसे लेकर घर चली जाइए, क्योंकि काफ़ी ठंड है, इस ठंड में आप बीमार पड़ सकती हैं। और बूढ़ी औरत ने भावुक नज़रों से उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ये सुबह से लेकर आज दोपहर तक मैं यहीं बैठी हूँ और रोज़ ही बैठी रहती हूँ, लेकिन किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा। हाल पूछना तो बहुत दूर,
कोई मुझे मेरे बुढ़ापे पर तरस खाकर भी ये खरीदना नहीं चाहता। तू एक अच्छा मुसाफिर लगता है, जिसने कम से कम मेरा हाल पूछा, जिसके अंदर इंसानियत है। लेकिन मैं अभी घर नहीं जा सकती। यह सुनकर आदित्य हैरान हुआ और कहने लगा, क्यों माँ जी, आप घर क्यों नहीं जा सकती? जिस पर बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरा बेटा मुझे मजबूर करता है कि सुबह से लेकर शाम तक घर नहीं आना। यह सुनकर आदित्य हैरान हुआ और कहने लगा, क्या वह आपका सगा बेटा है? जिस पर बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ, वह मुझ बदनसीब माँ का सगा बेटा ही है, जो शाम के समय ही मुझे घर में अंदर आने देता है। उसका एहसान है, वरना अगर वह रात को भी मुझे अपने घर में ना घुसने दे तो मैं उसका क्या बिगाड़ सकती हूँ। मैं कमज़ोर हूँ और उसके अलावा ना ही मेरा कोई और रिश्तेदार है, ना ही और कोई सहारा। बस उसी के रहमो करम पर हूँ। यह सुनकर आदित्य का दिल काँप गया। वह हैरान हुआ कि ये कैसा बेटा है जो अपनी माँ के साथ इतना जुल्म कर रहा है। खैर, अब उसने भी सोच लिया था कि ऐसे बेटे को वह सबक सिखाकर रहेगा, चाहे वह समय पर दिल्ली पहुँचे या ना पहुँचे। हो सकता है आज रात इधर ही रुकना पड़े, लेकिन ये काम उसने करने की ठान ली थी। उसने अपनी पत्नी को मनाने से ज़्यादा इस काम को ज़रूरी समझा और उस बूढ़ी औरत को इंसाफ दिलाना ज़रूरी समझा। उसने उस बूढ़ी माँ से कहा कि माँ जी, आपका नाम क्या है और आपका एड्रेस क्या है? आप कहाँ पर रहती हैं? बूढ़ी औरत ने बताया कि मेरा नाम सरस्वती है, लेकिन मैं आपको अपने घर का पता नहीं बता सकती। मुझे डर है कि मेरा बेटा मुझे मारेगा और आप एक मुसाफिर हैं, आपके साथ भी वह बुरा बर्ताव कर सकता है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। बेटा, तुम्हारी ट्रेन जाने वाली है, तुम वापस जहाँ जा रहे हो चले जाओ। मेरी ज़िंदगी के कितने दिन हैं, जो दिन बचे हैं वह बस इसी तरह गुजर जाएंगे। तुम परेशान ना हो। लेकिन आदित्य ने यही कहा कि माँ जी, अगर आप मुझे अपना बेटा कह रही हैं तो मेरे साथ चलिए। मैं अगर आपको इस हाल में छोड़कर चला गया तो मेरा दिल बेचैन और परेशान रहेगा और मैं शायद खुद को माफ़ ना कर सकूं। वह बार बार जिद कर रहा था, लेकिन बूढ़ी औरत उसे अपने घर का पता नहीं बता रही थी। साथ ही एक फेरी वाला ये सारी बातें सुन रहा था। वह आदित्य के करीब आया और कहा, साहब, मैं आपको अम्मा जी के घर का एड्रेस बताता हूँ, लेकिन मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि बगैर पुलिस के इनके घर में ना जाएं, क्योंकि वह एक ख़तरनाक आदमी है। जिसको अपनी सगी माँ पर तरस नहीं आता, वह आपकी क्या बात सुनेगा। वैसे भी आप परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप उसके पास अकेले ना जाएं। अगर आप पुलिस के साथ जाएंगे तो इसमें कोई परेशानी नहीं। आदित्य ने उस फेरी वाले से कहा कि मैं फ़िलहाल घर की जांच पड़ताल करना चाहता हूं, इसके बाद मैं उसके खिलाफ एक्शन ज़रूर लूँगा। आदित्य ने उस फेरी वाले को अपने साथ लिया और फिर उस बूढ़ी औरत के घर के पास गए। फेरी वाले ने घर की तरफ इशारा करके बताया कि यह उसका घर है। दरवाज़ा खुला था। आदित्य ने जाकर देखा तो आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। ये घर कम और एक अय्याशी का अड्डा ज़्यादा लग रहा था। वह वहाँ पर जुआ खेलने में लगा हुआ था। आदित्य को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने दिल में सोचा कि ऐसे इंसान को ज़रूर ही सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ से उसने एक ई-रिक्शा किराए पर लिया। सबसे पहले वह बूढ़ी औरत को रेलवे स्टेशन से पिक करने गया। वह पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर उसने यही बताया कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए ही यह सारा कुछ कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका बुढ़ापा आसानी के साथ कटे। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ही नहीं, यहाँ के सभी मोहल्ले वाले आपका साथ देंगे। सरस्वती जी को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर गया। थानेदार को आदित्य ने बताया कि बूढ़ी माँ का एक बेटा है, जो इन्हें सारा दिन घर से बाहर रहने पर मजबूर करता है। खुद घर में अय्याशी करता है, अपने दोस्तों के साथ शराब और जुए में समय गुजारता है। थानेदार ने जब यह सुना तो आदित्य से कहा कि अकल के अंधे हो क्या? कोई बेटा भी अपनी माँ के साथ भला ऐसा कर सकता है? जिस पर सरस्वती ने रोकर कहा, जी, मेरा बेटा जो मेरे साथ ऐसा करता है। थानेदार ने सरस्वती की तरफ देखा, फिर कहा कि ऐसे इंसान को तो सज़ा ज़रूर मिलेगी और मैं उसे जेल में डालूंगा। उसने अपने सिपाही साथ लिए और सरस्वती के घर अचानक छापा मारा। उसका आवारा बेटा विक्रम और उसके साथी सबको गिरफ्तार किया गया और फिर उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन सरस्वती इतनी अच्छी औरत थी, उसका बेटा जितना भी जालिम था,
जितना मर्जी उसने अपनी माँ पर जुल्म सितम किया था, लेकिन अब भी वह अपने बच्चे के बारे में ही सोच रही थी। जब पुलिस वाले उसे मार के गाड़ी में डाल रहे थे, तब आदित्य ने सरस्वती के चेहरे की तरफ देखा था। वह माँ थी, अभी भी उसे अपने बेटे की चिंता थी। वह सरस्वती से पूछने पर मजबूर हो गया, क्या आप अब भी अपने बेटे के बारे में सोच रही हैं? यह सुनकर सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए। वह आदित्य से कहने लगी, बेटा, मैं माँ हूँ, कभी ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा इस तरह का हो। हर माँ की इच्छा होती है कि उसका बेटा लायक हो, अपने माता पिता का आज्ञाकारी हो, लेकिन वह ऐसा बन गया। इसमें शायद मेरी ही गलती है। यह सुनकर आदित्य हैरान सरस्वती से पूछने लगा, आपकी क्या गलती है? जिस पर वह कहने लगी, बेटा, इस दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ गलतियां करता ज़रूर है। मुझे भी ऐसी कई गलतियां हुई जिसकी वजह से आज मैं अपनी गलतियों की सज़ा भुगत रही हूँ। मेरी एक सौतन थी जिसका एक बेटा और बेटी थी। मेरे पति प्रकाश ने मुझसे दूसरी शादी की, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से। उसकी पत्नी टीबी की बीमारी से ग्रस्त थी। उस ज़माने में टीबी का इलाज संभव नहीं था। प्रकाश को अब विश्वास हो गया था कि अब उसकी पत्नी जिंदा नहीं रह पाएगी, और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर अपने पति से यही कहती थी कि मेरी ज़िंदगी में ही आप दूसरी शादी कर लो, किसी अच्छी औरत से जो तुम्हारा और मेरे बच्चों का ख्याल रख सके। लेकिन प्रकाश अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उससे यही कहता था कि अपनी ज़िंदगी में तो मेरे लिए ऐसा करना नामुमकिन है। लेकिन उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर अपने पति की मिन्नत की, और फिर प्रकाश ने मजबूर होकर मुझसे शादी की, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पर। उसकी पत्नी गुलाबो, जो कि बिस्तर पर पड़ी थी, मेरे रिश्तेदार भी थी, और एक ज़माने में हम बहुत अच्छी सहेलियां भी थीं। लेकिन फिर गुलाबो की प्रकाश से शादी हो गई, और मैं ईर्ष्या की आग में जलने लगी क्योंकि उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी। फिर बेचारी बीमार हो गई तो सब उसके बारे में दुख कर रहे थे क्योंकि वे बहुत अच्छी थी। लेकिन मैं अपनी बुरी स्वभाव की वजह से उसकी बीमारी पर खुश थी। हालांकि वह तो मुझे अपनी सबसे अच्छी सहेली समझती थी और वफादार समझती थी कि अपने पति से मेरे बारे में यही कहा कि सरस्वती से शादी कर लो, ये मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखेगी। लेकिन बेचारी गुलाबो नहीं जानती थी कि मेरे मन में क्या है। मैं तो उससे और उसके बच्चों से जलती थी। हालांकि मैं खुश थी कि प्रकाश मेरा है, अब मेरा इस घर पर राज होगा। लेकिन गुलाबो का वह अपाहिज जिस्म भी मुझ पर भारी पड़ रहा था। मैं यही चाहती थी कि जल्दी से जल्दी वह मर जाए और मुझे इस घर में नज़र ना आए। मुझे अभी तक याद है, मरने से एक दिन पहले गुलाबो ने मुझे अपने पास बिठाया, मेरे हाथों को अपने हाथों में पकड़ कर कहा कि मेरे दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखना, मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन गुलाबो की मौत के बाद मैं उन बच्चों से चुन चुन कर बदला लेने लगी। माँ का गुस्सा बच्चों पर निकाला। वह दोनों बच्चे मुझे देखकर डर जाते थे और अपने पिता को भी कुछ नहीं बताते थे। फिर प्रकाश की भी मौत हो गई तो मेरे जुल्म और ज़्यादा खुलकर सामने आ गए। मैं उनसे घर का सारा काम कराती और उनको मारती थी। फिर पड़ोसन ने कहीं से उन बच्चों को मार खाते देख लिया। उसने जाकर उन बच्चों की नानी को बताया कि सरस्वती बच्चों को बहुत जुल्म करती है। दूसरे ही दिन उसकी नानी दोनों बच्चों को अपने साथ ले गई। मैंने भी सुख का सांस लिया। मैं बहुत खुश थी कि उसकी माँ भी चली गई और उनके मनहूस बच्चे भी अब उस घर में नहीं हैं। हालांकि वे बहुत मासूम थे, अच्छे थे, लेकिन मैं ही बुरी थी। विक्रम उस समय बहुत छोटा था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, इसकी आदत को देखते हुए मुझे डर लगने लगा। ना ये स्कूल जाता था, ना ही घर में रहता था। बचपन से ही बुरी आदतों में पड़ गया। चोरी करता था, मार खाता था। 12 साल की उम्र में ही सिगरेट और नशा करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे मैं बूढ़ी होती रही, जबकि यह जवान। फिर जब अपनी जवानी में पहुंचा तो मुझे माँ समझता ही नहीं था। सारा दिन मुझसे घर से बाहर रहने पर मजबूर करता था। कहता कि जाकर चने बेचो और फिर शाम को ही घर आना। इससे पहले घर में कदम रखना नहीं, वरना टांगे तोड़ दूंगा। सरस्वती अपनी कहानी सुनाकर रो रही थी और फिर मुझसे कह रही थी कि बेटा, दिन रात ऊपर वाले से अपने किए गए पापों की माफ़ी मांगती हूँ। गुलाबों के दोनों बच्चे काफ़ी होशियार थे। किसी ने मुझे बताया था दोनों बहन भाई अच्छे पदों पर नियुक्त हो गए हैं।
जबकि मेरा बेटा आपके सामने है। बस दुआ करिएगा कि ऊपर वाला मुझे भी माफ़ कर दे। शायद मेरा बेटा अगर ऐसा ना होता तो सारी ज़िंदगी मुझे अपने गुनाहों का पता ही ना लगता। मैंने क्या किया है? वह दोनों डेट से बाहर हैं, वरना मैं खुद जाकर उनसे माफ़ी माँगती। आदित्य ने कहा कि माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास है तो ऊपर वाला आपको ज़रूर माफ़ कर देगा। आदित्य ने सरस्वती को आश्रम में भिजवा दिया, जहाँ पर बूढ़े लोगों का बहुत ख्याल रखा जाता था। साथ ही उसने आश्रम के मैनेजर से हर महीने सरस्वती के लिए खर्च भेजने का भी वादा किया और उनका बहुत ख्याल रखने को कहकर दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। सरस्वती ने अपनी दुआओं के साथ आदित्य को विदाई दी। वे बहुत सुकून महसूस कर रहा था। आदित्य को उसकी नेकी का बदला मिला कि अभी वह ट्रेन में ही था जब अचानक सानिया का फ़ोन आया। सानिया ने उससे बताया कि वह वापस घर आ रही है। वह बस से वापस जा रही थी। आदित्य बहुत खुश हुआ। वह ट्रेन से नीचे उतरा, वापस मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ अपनी बहू को प्यार कर रही थी। सास बहू का प्यार देखकर आदित्य मन में यही सोचने लगा कि ऊपर वाला भी नेकी का बदला देने में कितनी जल्दी करता है। जबकि इंसान कितने भी गुनाह करता रहे, फिर भी ऊपर वाला उसे ढील देता है और जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तभी उसको सबक सिखाता है, जैसा कि उस बूढ़ी औरत को मिला था। भले ही उसे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन उसने मासूम बच्चों पर जुल्म तो किया ही था। और इधर आदित्य ने जो इंसानियत की मिसाल पेश की थी उस बूढ़ी औरत की मदद करके, और उसने जो नेकी की थी उसका बदला ऊपर वाले ने उसे हाथों हाथ दे दिया था। बिना मनाए ही, बिना झुके ही आदित्य को उसकी पत्नी वापस मिल गई थी। आदित्य ने आगे बढ़कर सानिया से माफ़ी मांगी तो सानिया आदित्य के गले लगकर रोने लगी और कहा कि अब कभी भी मैं जॉब नहीं करूँगी, मैं अपनी माँ की सेवा करूँगी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी के आखिर में जो एंड स्क्रीन आ रहा है वह इस कहानी का पहला भाग है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पार्ट 1 का लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसी ही पारिवारिक और मोरल कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।